Hello, my dear lovey dovey. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी. इस वीडियो में हम डीएलएड प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन का 20 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा हमारा. और ये क्वेश्चन मैंने लिया है 2 अप्रैल 2024 का. ये क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन जीके का. तो अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं. इससे आपको ये समझ आएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है. और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आती रहूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने बनाया था. कैरावल जहाज को पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट की खोज के उद्देश्य से बनाया था. वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं और मक्का. इन दोनों उगाई जाती हैं. फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से ये दोनों फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं. उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम आंसर एक बार चेक कर लेते. आंसर हमारा फर्स्ट का था पुर्तगालियों ने और सेकेंड था इन दोनों. निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो ये आप सभी को पता होगा, जूट. तो इसे देख लेते हैं. जूट फसल को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है. यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है. यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है. भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक हैं. ओके, जूट इन दोनों और पुर्तगालियों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो ऑप्शन सामने में है तो हम यही टिक आउट कर देते हैं. क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए. क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1919 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून लाया था. इस कानून के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकते हैं. इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 में यह प्रकाशित की गई थी. सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है और यह सबसे अधिक खारे पानी का झील है. खारे पानी का झील कौन सा है? तो सांभर झील है और इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था. एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? तो एटलस मानचित्र बहुत छोटा मापक पर खींचे गया हुआ होता है. जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप, देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं. विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. संभावित, विकसित, स्टॉक या आरक्षित. तो ये सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? तो अभ्रक. झारखंड के कोडरमा अभ्रक का एक प्रमुख उत्पादक है. बिहार. झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक है. कौन कौन सा? तो कोडरमा, गया, हजारीबाग और हजारीबाग पेटी. ओके. झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है. भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड,
आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन हो कि अबरक कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, भारत के इन 4 स्टेट्स में पाया जाता है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी को पता होगा, 1973 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बाघों को संरक्षण प्रदान करना। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का सर्व प्रमुख है झारखंड। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। वे झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा में है, और ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप पत्तन किस राज्य में है? तो ये इसे बंदरगाह कहते हैं। पारादीप बंदरगाह भी कह सकते हैं। ये उड़ीसा राज्य में है। यह बंदरगाह महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से मुख्यतः जापान को कच्चा लोहा और मैंगनीज निर्यात किया जाता है। तो जापान को कच्चा लोहा और मैंगनीज कहाँ से प्राप्त होता है? तो पारादीप बंदरगाह से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, भूरे रंग, एक और याद रखेंगे, जल या जलाशय। भूरा रंग द्वारा पर्वतों को दिखाया जाता है। तो पर्वत अगर क्वेश्चन में होगा तो हो जाएगा भूरा रंग। ठीक है, पीला रंग से पठार को दिखाया जाता है, तो ये हो जाएगा पीला। और मैदान को दिखाया जाता है हरा। अच्छा, ऐसे याद कर सकते हैं कि हरा भरा मैदान है। जल जो होता है वो नीले रंग का होता है, पर्वत भूरा होता है, और एक एक्स्ट्रा में पठार पीला एक्सेप्शनल केस में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? सो आंसर इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 40 में है। और इसी के तहत ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की भी शक्ति प्रदान की गई हुई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो बहुत इजी है, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। इसे योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है, और यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधिक निकाय है। नीति आयोग भारत सरकार के नीति निर्माण का थिंक टैंक है, जो निर्देशकीय एवं नीति के दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो वह है सहायक विकास। ओके, लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है? तो अलगाववाद। ओके, जब वह क्षेत्र के विशेष अधिकारों के लिए मांग करते हैं, कभी कभी उनकी मांगे अनुचित भी होते हैं। वह दूसरे राज्यों से आए लोगों को अपने पिछड़ेपन का कारण मानते हैं और उनके प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। इससे आपस में गतिरोध उत्पन्न होता है। ये है आज के 20 क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं और मैं और वीडियो बनाऊं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इंग्लिश से रिलेटेड आएगा, इंग्लिश एंड रीजनिंग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, आप सभी को पता है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट ईयर से एग्ज़ाम नहीं होगा, तो जी जान लगा के आप इसकी तैयारी करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।